नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार क्लासेस चलेगी रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। हमने इससे पहले की क्लास जो है उनमें कई सारे राजवंशों के बारे में पढ़ा, और जस्ट इससे पहले जो हमारी क्लास लगी थी वो अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ी थी। और अजमेर के चौहान वंश का संबंध किससे है? रणथंभौर के चौहान वंश से है, क्योंकि अजमेर के जो चौहान थे उन्हीं का कोई एक व्यक्ति, जिसको मैं बताऊंगा आगे चल के, उसने ही रणथंभौर में आके रणथंभौर की स्थापना की थी। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, इससे पहले वाली में, अजमेर के चौहान वंश में, कि पृथ्वीराज जो चौहान थे उस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो उनका पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। वो गोविंदराज अजमेर को छोड़ करके 1194 ईस्वी में कहाँ पर आकर बस जाता है? रणथंभौर में आके। ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज, और 1194 में आकर के रणथंभौर की स्थापना कर देता है गोविंदराज। तो आपको याद रखना, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, अभी हाल ही में आया था ये, ठीक है। ये हाल ही में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था और सीईटी में भी पूछा गया था ग्रेजुएशन के अंदर, कि भाई रणथंभौर की स्थापना किसने की थी? वो गोविंदराज ने की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे 1194 में। ऐसे प्रश्नों से बचना है और आपको याद करना है। अगर पूछा जाए कि भाई रणथंभौर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो वही है शाकंभरी माता, क्योंकि जो अजमेर के चौहान है वही तो हमारे रणथंभौर के चौहान है, एक जैसे हैं, उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। अब देखिए, स्थापना तो की गोविंदराज ने 1194 में, लेकिन इसके बाद कुछ समय तक यहाँ पर शासन जो है रणथंभौर का वो एक खालसा के रूप में रहता है। और आपको नोट याद रखना है कि जैत्र सिंह, जिसको हम जय सिम्हा कहते हैं, जय सिम्हा के नाम से 1250 से लेकर के 1282 तक रणथंभौर पर शासन किया था। इसके बीच के जो शासक थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है, उनको याद नहीं करना, और आज तक उनका उल्लेख भी नहीं किया। कर्नल जेम्स रोड ने भी नहीं बताया इसका बारे में। तो ये बात चलती है हमारी कि भाई जो जैत्र सिंह थे या जय सिम्हा थे, उन्होंने 1250 से लेकर के 1282 ईस्वी तक अपना रणथंभौर पर शासन किया। और उसके बाद अगले शासक बनते हैं जय सिम्हा के हम्मीर देव चौहान। और छोटा सा ये लेक्चर है, केवल हम ज़्यादा शासन नहीं चला था इनका, 1194 से लेकर के 1301 ईस्वी तक चला था बस। और हम केवल पढ़ेंगे इसमें हम्मीर देव चौहान के बारे में, इसके अलावा कोई शासक नहीं पढ़ना हम्मीर देव के इस रणथंभौर के राजवंश में, ये आपको याद रखना है। हम्मीर देव चौहान जो थे, हम्मीर देव चौहान साथियों, उनका शासनकाल था 1282, उनके पिताजी के बाद में 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक। पिता इनके जयसिम्हा है, इनकी माता का नाम था हीरा देवी, इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी, इनकी पुत्री का नाम था पद्मला या देवल भी कह सकते हैं। इनके गुरु का नाम था राघव देव। कौन था? राघव देव। देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, इनके गुरु का नाम था राघव देव। और आपने नाम सुना होगा राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन। ये राघव चेतन था मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान था, ठीक है ना। ये राघव चेतन था, कंफ्यूजन नहीं होना है। और राघव देव थे हमारे रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान के गुरु। इनके एक आश्रित कवि भी था, इनके दरबार में एक आश्रित कवि था जिसका नाम था विजयादित्य। कौन था? विजयादित्य। अब ये जो हम्मीर देव चौहान था, आपको याद रखना, हम्मीर देव चौहान ने 2 बार 9 कोटि जन्म का यज्ञ करवाया। क्या करवाया? 9 जन्य कोटि यज्ञ करवाया 2 बार, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। विश्वरूप इनके क्या थे? पुरोहित थे। इनके समय पर कुछ ग्रंथ भी लिखे गए थे, तो आपको ये ग्रंथ भी याद रखने हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है इनका हम्मीर हट ग्रंथ। हम्मीर हट ग्रंथ लिखा गया था साथियों चंद्रशेखर के द्वारा। इनको आप याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, हम्मीर हट हम्मीर महाकाव्य, ठीक है ना, ऐसे को। तो हम्मीर हट जो ग्रंथ है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ था वो नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। और हम्मीर रासो ग्रंथ है वो सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। और इसी सारंगधर का दूसरा नाम है साथियों जोधराज। कंफ्यूजन नहीं होना है, जोधराज कह लो चाहे सारंगधर, एक ही बात है। और इन्होंने हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिएगा, हम्मीर देव चौहान ने 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर में अपने पिताजी की याद में। और इसको हम क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका प्रश्न कि भाई न्याय की छतरी कहाँ स्थित है। तो न्याय की छतरी 32 खम्भों की छतरी हम्मीर देव चौहान ने रणथंभौर में ही बनवाई थी।
इन्होंने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बनवाया था। आपने सुना होगा रणथंभौर के लाडले त्रिनेत्र गणेश जी, बहुत फेमस है, जिसका बैसाख शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है, मेला लगता है। BSC बैसाख शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का रणथंभौर में, और इसका मंदिर इससे हमीरदेव चौहान ने बनवाया था। हमीरदेव ने पद्म तालाब और जोगी महल इसका भी निर्माण करवाया। प्रश्न आ चुका है जोगी महल कहाँ स्थित है, तो ये हमारे रणथंभौर के किले में स्थित है। हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजेता कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध तो जीत चुके थे, लेकिन 17वां युद्ध हार चुके थे। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। सुनिएगा अब इनके युद्ध की कहानी। जो रणथंभौर में प्रथम साका हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, उसके बारे में अब कहानी शुरू होती है। 11 जुलाई 1301 का जो साका हुआ था, राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। इसके बारे में स्टोरी सुनेगा। हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक था दिल्ली का, दो थे। एक तो थे अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे थे अलाउद्दीन के चाचा जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अब याद रखना, इसका नाम AK है और इसका नाम JK है। ये मैं नाम रख रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर पहली बार आक्रमण किया था 1290 में। कब किया था? 1290 में। किसने किया था? जलालुद्दीन ने किया था। जलालुद्दीन चाचा थे अलाउद्दीन के। तो इन्होंने 1290 में पहला आक्रमण किया था, तो वो असफल हो गए, उनको हार मिली। और झाइन दुर्ग भी था यहाँ पर एक, उस झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणथंभौर की कुंजी। इसलिए इसको याद रखना, स्टार लगा लो इस पर। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के प्रथम के आक्रमण के समय, जब जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण किया था, उस समय इस झाइन दुर्ग का सेनापति कौन था? गुरुदास शैनी था। नोट करो इसको, झाइन दुर्ग का सेनापति कौन था? गुरुदास शैनी था। जो जब ये युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय पर गुरुदास शैनी वीरगति को प्राप्त हो गया। क्लियर? अब जलालुद्दीन खिलजी ने इस झाइन दुर्ग का नाम क्या रख दिया? नौशहर रख दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, झाइन दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? नौशहर रख दिया। लेकिन याद रखना, आज तक इतिहास में ये नहीं लिखा है कि भाई जो रणथंभौर है उसका दूसरा नाम क्या है। ये नहीं याद रखना, ये है ही नहीं, आज तक इसका नाम नहीं बदला। रणथंभौर दुर्ग का क्या नाम है, रणथंभौर का क्या नाम बदला, यह आज तक किसी को पता नहीं है। जबकि चित्तौड़गढ़ का नाम दूसरा बदला, खिजराबाद, जलाला और हमारा आमेर का नाम बदल कर रख दिया था, झालावाड़ का दुर्ग का नाम बदल कर रख दिया था। सबके नाम बदले थे, लेकिन आज तक कभी रणथंभौर का नाम नहीं बदला, केवल झाइन दुर्ग का नाम बदला था। जलालुद्दीन खिलजी ने नौशहर रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं 1296 में। अब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा को मार देता है 1296 में, जलालुद्दीन खिलजी को। अब जब मार देने के पश्चात में अब क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी ने एक स्टेटमेंट भी कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने हारने के पश्चात, जब यह हार गया था हमीरदेव चौहान से। तब अब इस जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर जाती है। अब शासक कौन बनता है? अब शासक बनेगा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में रणथंभौर पर पहली बार आक्रमण किया। एक आक्रमण तो जलालुद्दीन किया था 1290 में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहली बार आक्रमण कब करेगा? वो 1299 में करेगा। इस आक्रमण का कारण सुनिएगा। सबसे पहले कारण है इसका, बहुत अच्छा कारण था। पहला कारण था इसका साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना। दूसरा कारण था कि उसके चाचा की मौत का बदला, चाचा की हार का बदला लेना, कि उसके चाचा उससे हार गए थे हमीरदेव से। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था इनका, नोट कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। कौन था? चिमना बेगम। वो चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उससे प्रेम करती थी। ठीक है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी रानी चिमना बेगम किससे प्रेम कर रही है? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह से प्रेम कर रही है। उस प्रेम की वजह से मोहम्मद शाह को दरबार से निकाल दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये मोहम्मद शाह कहाँ चला जाता है? हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। अब इस शत्रु को शरण देने के कारण हमारे राजस्थान की परंपरा रही है कि जो भी आए शरण में उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है मोहम्मद शाह, और हमीरदेव चौहान
अब इस शरणार्थी के विरुद्ध युद्ध लड़ता है अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के उस समय 3 सेनापति थे, ठीक है। एक तो था हमारा उलुग खां, दूसरा था नुसरत खां और तीसरा था मोहम्मद शाह। ये जब पहली बार आक्रमण हो रहा उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बार आक्रमण हुआ था उस समय 3 सेनापति थे ये, उलुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह। प्रथम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां एक तरफ से लड़े थे और उधर दूसरी तरफ हम्मीरदेव चौहान के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह। इन चारों व्यक्तियों के मध्य में युद्ध होता है। अलाउद्दीन के 2 सेनापति उलुग खां और नुसरत खां और हम्मीरदेव चौहान के धर्म सिंह और भीम सिंह सेनापति ये लड़ते हैं राजाओं के साथ। इस प्रथम युद्ध के अंदर धर्म सिंह मर गया और नुसरत खां मर गया। एक सेनापति धर्म सिंह ये था हम्मीरदेव का, ये खत्म हो गया, और नुसरत खां अलाउद्दीन का सेनापति, ये दोनों सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये युद्ध अनिर्णायक रहा, ना तो इसमें कोई हारा ना ही कोई जीता। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी हार मानने वाला नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर पुनः आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। किस पर? रणथंभौर पर। और सेनापति किसको बनाया? कमालुद्दीन गुर्ग को सेनापति बना दिया। किसने? अब इसमें कौन बनेगा सेनापति? कमालुद्दीन गुर्ग बनेगा अलाउद्दीन खिलजी का। हम्मीरदेव चौहान के उस समय सेनापति कौन थे? सुनिएगा, एक तो थे रणमल, दूसरे थे रतिपाल और तीसरे सेनापति थे सुरजन शाह। ये 3 व्यक्ति हम्मीरदेव के सेनापति थे। इस युद्ध में हम्मीरदेव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और केसरिया कर देते हैं। युद्ध हार जाते हैं कौन? हम्मीरदेव चौहान। लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और हम्मीरदेव चौहान की पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी। उस रंग देवी ने जौहर कर लिया और उनकी पत्नी पुत्री थी जिसका नाम था देवल, पद्मला, उसने पानी में कूद करके पद्मला तालाब में जान दे दी। ये साका हुआ था साथियों 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। राजस्थान का पहला साका था ये, जो रणथंभौर किले के अंदर हुआ था। ठीक है ना। अब इतना आपको पढ़ना है, बस यही हमारा खत्म होता है और यहीं पर हमारा रणथंभौर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली नींव डलेगी इसमें जालौर जिले के अंदर। अगला शासन राजवंश आएगा हमारा चौहान वंश जालौर का। अब जालौर में जाते हैं यही, ठीक है ना। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके बताएंगे। ये रणथंभौर का इतिहास हमको कहीं भी देखने को मिलेगा तो इतना ही पढ़ने को मिलेगा बस, और प्रश्न एग्जाम में यही से आता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आज तक कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में और इतिहास बताया था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो। ये नोट्स आपको वहीं पर सब मिल जाएंगे। 21 रुपये मात्र आपको वैलिडिटी का चार्ज देना है। 12 महीने की वैलिडिटी है नोट्सों की, और वो वैलिडिटी और भी बढ़ा दी जाएगी आपको। चलिए, धन्यवाद।